देखिए बातें करते हैं हम यहाँ गरीबी की। तो गरीबी जो है भाई, पॉवर्टी, हम दो रूपों में देखते हैं जनरली। एक है निरपेक्ष गरीबी, जो आपसे डिस्कस भी हुआ है, और एक है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपकी गरीबी का एक पैरामीटर, एक मापदंड बना दिया जाता है कि भाई इतनी रुपये कमाने वाले लोग या इतनी कैलोरी लेने वाले लोग, जैसे शहरों में 2100, गांव में 2400, या कोई एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं इसके पैरामीटर के लिए कि भाई इतने रुपए कमाने वाले हैं या खर्च करने वाले लोग जो होते हैं वे गरीब कहलाएंगे, जो अपनी बेसिक नीड्स पूरी ना कर पाए। ऐसे लोग बेसिक नीड्स समझते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, मेडिकल, इस टाइप की अगर बेसिक नीड्स कोई आदमी पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। सिंपल है, उसके एक जीवन स्तर के अनुसार उसकी परिभाषा तैयार कर ली जाती है। दूसरी जो गरीबी का रूप होता है वो होता है सापेक्ष गरीबी, जिसे रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी वो होता है जब इकोनॉमी में डिफरेंट इनकम ग्रुप होते हैं, अलग अलग आय वर्ग होते हैं, अलग अलग आय वर्ग होते हैं। अब वे आय वर्ग कैसे होते हैं? वे वर्ग आय ऐसे होते हैं जैसे सुपर रिच 10% लोग हैं, 10% सुपर रिच है, उनकी तुलना 10% पुअर से की जाए कि इनकी इनकम और इनकी इनकम में कितना डिफरेंस है। ये तुलनात्मक अध्ययन है। उसी टाइप से मान लेते हैं कोई एक कैटेगरी है, कोई भी एक कैटेगरी है, 5% लोग हैं, 5% दूसरे हैं। अगर थोड़ा सा सरल शब्दों में बात करें तो ये एक सापेक्ष गरीबी का मतलब है दूसरे से तुलना, आपकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से। सापेक्ष का मतलब ये होता है रिलेट कर दिया किसी से। ये एक तरीके से ऐसी तुलनात्मक है, अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं जैसे आपके पास स्कूटर है, पड़ोसी के पास एक बड़ी बाइक है, तो हम एक ऐसा एहसास होगा कि हमारी कहीं ना कहीं उससे इनकम कम है। आपके पास एक कार है या किसी के पास भी एक कार है, पुरानी कार है, तुरंत एक मोहल्ले में एक बड़ी कार लेके आ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होगा कि उस व्यक्ति की इनकम ज्यादा है। अब ये तो समझने के लिए बातें हैं। अगर आप इसे ग्रुपिंग के तौर से इनकम ग्रुप के साथ डिसाइड कर दो कि भाई इनकम ग्रुप के साथ डिसाइड कर दो कि देखो ये 5% लोग हैं, ये 5% लोग हैं, इनकी इनकम आपस में कितना डिफरेंस है, तो वो जो स्टडी होती है वो होती है सापेक्ष गरीबी के तहत। सापेक्ष गरीबी की जो स्टडी है वो इसमें आती है। अब भाई सापेक्ष गरीबी को आप किस तरीके से मापते हैं? जो रिलेटिव पॉवर्टी है, तो रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्ष गरीबी आपके पास मापने के दो सबसे बढ़िया तरीके हैं। एक होता है लोरेंज वक्र और एक होता है गिन्नी गुणांक, गिन्नी कोफिशिएंट। तो गिन्नी कोफिशिएंट और लोरेंज कर्व, इसके आधार पर आप मापते हैं। अब लोरेंज वक्र को देखते हैं, इसमें किस तरीके से कार्य करता है और कैसे ये शो करता है। देखो भाई लोरेंज वक्र बनाया है अर्थशास्त्री लोरेंज। इसमें क्या दिखाया जाता है ग्राफिंग के तौर से? इस तरीके से इस पर, इस एक्स एक्सिस पर आप लेते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, जो आपकी पॉपुलेशन है, या आप कम्युनिटिव पॉपुलेशन, संचयी जनसंख्या। अगर आप सीधा सिंपल भी समझे
तो प्रतिशत जनसंख्या यहाँ तक 100% है, 100% होते हैं, 100 से तो ज्यादा नहीं होते। उसी तरीके से y एक्सिस पर ले लेते हैं हम परसेंटेज ऑफ इनकम। चलिए सीधा इनकम परसेंटेज, या इसे कह सकते हैं संचयी आय, प्रतिशत आय, कम्युलेटिव परसेंटेज इनकम। आप इसे सरल तरीके से अगर समझे तो सीधा सीधा आप इनकम परसेंटेज मान लो आय प्रतिशत, आय प्रतिशत, क्योंकि कितने प्रतिशत आय होती है टोटल 100, इसे आप सीधा 100 मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है बात, यहाँ तक समझ गए। अब ये क्या कहते हैं, शुरुआत यहां से करते रहिए कि मान लेते 100% पॉपुलेशन है यहाँ तक, ये 100% इनकम है, तो 100% इनकम को 100% लोगों तक आप भेज दो, तो यहां पर दोनों कट करेंगे। मान लेते हैं बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे कट कर देंगे। बी पॉइंट पे जो कट करेंगे, अगर एक रेखा आप यहां से ओ पॉइंट से मिलाए, तो ये ऐसी रेखा होगी जो बिल्कुल इक्वलिटी शो करेगी, इसे एब्सोल्यूट इक्वलिटी लाइन बोलते हैं। निरपेक्ष समांतर रेखा, इस पर क्या होता है, इस पर आपकी इनकम हर व्यक्ति को बराबर बराबर मिल रही है, हर आय वर्ग को बराबर बराबर मिल रही है। कैसे देखोगे, मान लेते हैं 10% है या 15% है, 15% पॉपुलेशन ये, उसे 15% इनकम मिल रही है। बात समझे, 40% पॉपुलेशन को 40% इनकम मिल रही है, इस तरीके से बात समझ रहे। तो इसमें क्या होगा, ये एक ऐसी लाइन है जिसपे हर आय वर्ग को बराबर बराबर इनकम मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ एक आदर्श स्थिति हो सकती है, हकीकत में तो ऐसा कुछ होने से रहा। हकीकत में क्या होता है, कुछ लोगों के पास इनकम ज्यादा, कुछ के पास कम। अब उसको बनाने के लिए कि उसे ग्राफ पे कैसे दिखाएं, लोरेन ने एक तरीका निकाला कि मान लेते हैं 10% लोग हैं यहाँ, ये 10% लोग हैं और 10% लोगों को इनकम मिल रही है 5%, तो 5% यहाँ, ठीक। क्योंकि जो मैं अभी बता रहा हूँ लोरेंज वक्र ही एग्जैक्ट शो करता है कि रियलिटी में स्थिति क्या है उस इकोनॉमी की, वहां के लोगों को इनकम कितनी मिल रही है। 10% लोगों को 5% इनकम मिल रही है, क्योंकि देखो आप इसमें ध्यान रखो, इनकम यहाँ शो हो रही है, ये पॉपुलेशन है जनसंख्या, 10% को 5%, तो अगर इनका दोनों का एक मैचिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। 20% लोगों को कितनी इनकम मिल रही है, मान लेते हैं 10% मिल रही है, 20% लोगों को 10% इनकम, या आप ऐसे भी कह सकते हैं ये 10% आय वर्ग है, ठीक, और इसे यहां पे मिल रही है 5% इनकम पे, 10% वालों को यहां पे 5% मिल रही है, इनकम कम है। उसी तरीके से मानते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 40% पॉपुलेशन है, 40% पॉपुलेशन को मिल रही है 25% इनकम। रियलिटी तो ऐसी होता है ना भाई। अब मान लेते हैं 50% पॉपुलेशन है, या कहिए कि 40 से 50 के बीच की जो ये वर्ग इसमें जुड़ा, तो 40 से 50 वालों को मान लो यहां पे मिल रही है, इसके बाद 50% वालों को मिल रही है 35% इनकम। ये बात समझ रहे हैं, इस वर्ग के पास इतनी इनकम
इस वर्ग के पास इतनी इनकम, इस वर्ग के पास इतनी इनकम। बात समझे? उसी तरीके से अगर यहां तक आ जाए, ये 90% है, 90% लोगों के पास इनकम मान लेते हैं ये हो जाती है यहाँ पे 70%। ठीक है, 70% इनकम यहाँ 90% लोगों के पास हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो बाद में 10% बचा उसके पास ये 30% इनकम है। 10% के पास 30% इनकम हो जाती है। अब अगर ये सारे पॉइंट मिला दें तो ये क्या बनेगा? लो रेंज वक्र। जो रियलिटी शो कर रहा है, जो बिल्कुल रियलिटी शो कर रहा है कि वास्तव में एग्जैक्ट कंडीशन उस कंट्री की है क्या। बात समझे? ये बनाने का तरीका। अब यहां से आगे इसे थोड़ा हटा लेते हैं, इसी को नीड नहीं है, समझ गए आप। तो ये तो हो गई थी एक आदर्श कंडीशन, निरपेक्ष लाइन। और ये क्या हुआ? लोरेंज लाइन या लोरेंज रेखा। लोरेंज रेखा जितनी इक्वलिटी के समान होगी, इक्वलिटी लाइन के बराबर में होगी, उतनी ही उस देश में क्या होगी? समानता अधिक। जितनी लोरेंज रेखा इक्वलिटी लाइन के दूर होगी उतनी क्या होगी? असमानता अधिक, यानी कि इनइक्वालिटी, असमानता। जितनी है, अगर ये जितनी इधर जा रही है उतनी क्या होगी? असमानता। जितनी ये इधर जाएगी ये क्या होगी? समानता। इससे ऊपर ये जा नहीं सकती क्योंकि ये आइडियल कंडीशन है, बिल्कुल आदर्श स्थिति है। बात समझे? ये तो है लोरेंज रेखा। अब यहां से आगे बात आती है गिन्नी गुणांक की। अब गिन्नी गुणांक क्या बताता है? गिन्नी गुणांक जो है वो लोरेंज रेखा या लोरेंज जो स्टडी हो रही है यहाँ पे, उसी का ही गणितीय रूप है। मैथमेटिकली वो सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि ये सही है क्या नहीं है, बाकी वो डिपेंड इसी पर ही है। कैसे? देखो भाई, ये तो होती है निरपेक्ष समानता रेखा, यानी कि जिस पर पूरी दुनिया समान, मतलब उस कंट्री के लोग, सभी लोग एक जैसी इनकम प्राप्त कर रहे हैं। ये है जो मतलब आदर्श में प्राप्त करेंगे, आदर्श में प्राप्त करेंगे अगर सबको बराबर बराबर इनकम दे दी जाए। तो इसके बाद क्या है? ये लोरेंज रेखा है। लोरेंज रेखा का मतलब है कि वास्तव में कितना प्राप्त कर रहे हैं। अब यहां से आगे देखिए गिन्नी गुणांक कैसे हुआ, कैसे इसमें मैथमेटिकली गिन्नी ने इसे प्रूव किया है और इसके बेस पर अपना गिन्नी गुणांक एक पूरी स्टडी दी है। अगर यहां से ये जो लोरेंज और एब्सोल्यूट लाइन के बीच है, अगर हम इसे x कहते हैं, x कहते हैं, तो गिन्नी गुणांक, गिन्नी गुणांक जिसे हम गिन्नी कोफिशिएंट भी कहते हैं, जी भी कह सकते हैं। तो जी बराबर क्या होगा? जी बराबर होगा x। x क्या है? जो इन दो रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल है, अपॉन ओ बी, यहाँ पे क्या है? s। ओ बी एक्स कर लीजिए, चलिए ओ बी सी, एक्स सी कर लीजिए, चलिए ओ बी सी, यहाँ पे चेंज होगा ओ बी सी, ये ओ बी और ये सी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये छायांकित क्षेत्र है, इसे आप छायांकित क्षेत्र कह दो अगर समझने के लिए, और आपने इसे x मान लिया। ठीक है, क्योंकि अभी आपने बताया कि जितने दूर होगा उतनी असमानता ज्यादा, जितने क्लोज होगा उतनी समानता अधिक। ऊपर जाएगा समानता अधिक, नीचे आएगा समानता कम, समानता कम, असमानता अधिक। तो इस टाइप से इसका मैथमेटिकली गिन्नी गुणांक निकालते हैं। अब गिन्नी गुणांक का मान कैसे होता है भाई? देखिए, अगर गिन्नी कोफिशिएंट का मान 0 आया हुआ है तो इसका मतलब होता है उस देश में पूर्ण समानता है। ये आपके एग्जाम में खूब आता है, पूर्ण समानता है
परफेक्ट इक्वलिटी है उस केस में, सबको एक समान इनकम मिल रही है। ठीक, अगर गिननी का मान आ जाता है 1, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस देश में टोटल इनकम एक ही व्यक्ति को मिल रही है। टोटल इनकम किसे मिल रही है? एक ही व्यक्ति को। आय में टोटल व्यक्ति एक ही है, यानी कि पूर्ण असमानता। पूर्ण असमानता। इसके अलावा एक बात और, गिननी गुणांक का मान जितना ज्यादा होगा उतनी ही उस देश में असमानता, इन इक्वलिटी, विषमता, आय विषमता अधिक होगी। जितना कम होगा उतनी ही इक्वलिटी, जितना अधिक होगा, समझ रहे? देखो, एक जितना अधिक होगा उतनी ही असमानता अधिक। असमानता अधिक, जितना कम होगा उतनी असमानता कम। असमानता बोली है मैंने, ठीक है। इसे लोग परसेंटेज में निकाल लेते हैं। मान लो गिननी का मान, जी का मान 0.25 हो, तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या है? इसे 100 से गुणा कर दो, तो ये 25% हो जाएगा। तो गिननी का मान परसेंटेज में निकालते हैं लोग। गिननी की मैथमेटिकली जो इक्वेशन है उसे लोग परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं। तो गिननी का मान क्या है? यहां परसेंटेज में निकाल दो, तो 25%। अगर गिननी का मान कहीं पे आ जाता है 30%, यानी कि 0.3 आता है, तो उसे आपने 100 से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 30, तो 30%। तो गिननी का मान जितना अधिक, अभी तो बताया, जितना अधिक उतनी असमानता अधिक। ये ध्यान रखना, गिननी का मान जितना अधिक उतनी ही असमानता अधिक। जितना कम उतनी ही असमानता कम। ठीक है, मतलब समानता अधिक। बात समझे? ठीक है।